लिखा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ बिहार के इस नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्यागुल पर। तो मैं वैष्णवी मैम बच्चों आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा चैप्टर वन शॉट में। इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स, हर एक चीज, भाई इस चैप्टर का हर एक चीज जो आपको वन शॉट में आज आप प्रोवाइड कराने वाले हैं हम। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद, बोले तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो भाई इस चैप्टर का, ये हमारा हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टर्म, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हम सब कुछ आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं क्या अपने चैप्टर की ओर। क्यों भाई, एक बार से बता दो कि भाई एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम मुस्कुराते हुए इस चैप्टर की हम शुरुआत कर सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, सभी का गुड इवनिंग है, सभी का गुड इवनिंग है भाई। शुभम, कुमारी, गोल्डी, अच्छा, रैंक अप गेमिंग, कंचन, मंजू, अब्दुल, अंजलि, अर्जुन, सोनारी, अंबिका, सौरभ, सागर, अशरफ, अजय, ब्लैक, बिहारी बाबू, क्या नाम है तुम्हारा भाई, पंकज, अर्जुन, अशरफ, अश्मिता, शुभम, दीपक, सोनी, भाई सभी का वेलकम है, सभी को गुड इवनिंग है, सभी का वेलकम है और सभी को गुड इवनिंग है भाई। जल्दी जल्दी से आ जाओ ताकि अपने क्लास की हम करेंगे शुरुआत, ठीक है। अच्छा एक बार से बता दो भाई तुम लोगों का एग्जाम कैसा गया? हाँ एग्जाम कैसा गया? क्योंकि डायरेक्टली हमारा इंटरेक्शन जो है वो काफी टाइम से नहीं हो पा रहा था, ठीक है, नहीं हो पा रहा था, बट कोई ना, आज तो हम आ चुके हैं सीधा आपसे मिलने के लिए। तो भाई एक बार से बता दो कि आपका एग्जाम कैसा गया था, ठीक है। एसएसटी का एग्जाम कैसा गया था भाई, एक बार से कोई बताएगा? हाँ एक बार से कोई बताएगा कि इस एसटी का एग्जाम जो है वो कैसा गया था? बढ़िया गया था? सारे क्वेश्चंस कराए हुए आए थे क्या? सारे क्वेश्चंस आए थे अच्छे तरीके से? सारा जो हमने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, जो हमने क्वेश्चंस कराए हुए थे, ठीक है, उसी में से आया था? एक बार से कोई बता दे कैसा गया था भाई एग्जाम? बढ़िया गया था, मस्त गया था, बहुत अच्छा गया था, राधे 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 राधे, बहुत अच्छा एग्जाम गया था, क्या बात है भाई। इसी बात पे एक बारी से बढ़िया तरीके से मुस्कुरा दिया जाए भाई, इसी बात पे एक बारी से मुस्कुरा दिया जाए कि भाई बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं, बच्चे बहुत मुस्कुरा रहे हैं। एक बारी से हम देख लेते हैं भाई, बच्चे हमारे सारे बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, राइट। चलो भाई चैप्टर की शुरुआत हम कर ही देते हैं। हाँ चलो भाई चैप्टर की हम करते हैं शुरुआत। भाई चैप्टर का हमारा नाम क्या है? समाजवाद और साम्यवाद। तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यों भाई, स्टार्ट करें? एकदम फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है क्योंकि चैप्टर वन शॉट में है, तो सारा चीज हमें एक ही क्लास में खत्म करना है। बस यही मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे चाहिए हमें, ठीक है, बस यही मुस्कुराहट चाहिए। ऐसे मुस्कुराते रहोगे ना तो मैम एकदम खुशी खुशी सब कुछ एकदम पढ़ाने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तैयार बैठी हैं, ठीक है। अच्छा मैम एकदम क्वेश्चन पेपर फाड़ दिया था एकदम से, सारा कुछ एकदम तोड़ फोड़ कर आए हो, इतना बढ़िया पेपर हुआ है, क्या बात है भाई। बस यही एनर्जी चाहिए तुम्हारी, यही कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए बेटा, यही कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए भाई। एकदम से बढ़िया तरीके से लगे रहो तुम लोग। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद। अच्छा क्या ये बता दो, पहले हम इस चैप्टर का नाम समझ ले क्या? हाँ ठीक है, पहले हम इस चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो भाई चैप्टर का हमारा नाम क्या है, एक बारी से पहले बेहतरीन तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। आओ पहले प्यारी सी बनाते हैं एक लाइन और दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं साथ में, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं भाई, साथ में समझते हैं। क्या लाइन है हमारी? हाँ क्या लाइन है हमारी? लाइन है कि जिगजैग है? भाई मैथ पढ़ने वालों ये बता दो, लाइन है कि जिगजैग है? क्यों, क्या है ये? एक तरफ हम लिखते हैं क्या, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, ठीक है। एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्या, समाजवाद। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया भाई, साम्यवाद। आज इस चैप्टर को एकदम तोड़ फोड़ के रख देंगे हम, ठीक है, आज इस चैप्टर को एकदम से तोड़ फोड़ के रखने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई बताते चलना, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या हो तो, ठीक है। ये हो गया समाजवाद, ये हो गया साम्यवाद हमारा। इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं और ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दे रही हूँ, पहले से बता दे रही हूँ कि ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये चैप्टर सिर्फ तुम्हारे 10th लेवल के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही कॉन्सेप्ट है बेटा, गौर से देखो इस कॉन्सेप्ट को। यही कॉन्सेप्ट है, जब तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे ना तब तुम्हारा दिमाग फंस जाएगा, यार ये समाजवाद और साम्यवाद होता क्या है। कहीं ये
दोनों सेम चीज तो नहीं है, कि इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। काश थोड़ा सा 10वीं में पढ़ लिया होता, काश थोड़ा सा 10वीं में ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया होता, तो आज तो एकदम से पेपर हमारा निकल ही गया होता, आज तो सरकारी नौकरी तुरंत मिल ही गई होती। ठीक है, तो भाई ये जो तुम बाद में तैयारी करते हो ना कॉम्पिटेटिव लेवल की, कि भाई हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें जब दोबारा से पढ़ना पड़ता है ना, तो वो तुम्हें ना करना पड़े, इसलिए कह रहे हैं कि अपनी नींव अभी से मजबूत बनाते चलो। कि मैं भाई सृष्टि पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ कि वैष्णवी मैम से सृष्टि अगर तुम पढ़ रहे हो ना बेटा, तो तुम्हारी अभी की नहीं, तुम्हारी बात की भी तैयारी हो रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें इतने धमाकेदार तरीके से तुम्हारे दिमाग में बिठा दिए जाएंगे कि तुम आगे भी जब उसको देखोगे ना, तो यार तुम्हें याद रहेगा कि अरे भाई इसको तो पढ़ा हुआ, ये तो हलवा है हमारे लिए, इसको दोबारा पढ़ के क्या करेंगे, है ना। तो चलो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधा आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, सीधा आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। चलो भाई सीधा सा हमारा मतलब क्या है, यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, समाजवाद की। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, ये एक ऐसी विचारधारा है जहां पर हम देखते हैं कि कोई किसी भी देश में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, बोले तो जो यहाँ पर क्या है उत्पादन होता है, जो जरूरी सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, सिंपल से अगर हम कॉन्सेप्ट ले लें कि भाई किसी भी देश में जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, चाहे हम चीजों का ले लें, चाहे सामान का ले लें, चाहे हम वस्तु बोले या सेवाएं बोले। ठीक है, काहे का है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ठीक है वस्तु है और क्या है, सेवाएं हैं। ठीक है, वस्तु है और क्या है, सेवाएं हैं। तो भाई जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, किसी भी देश में जो, अरे तबियत एकदम जबरदस्त देख नहीं रहे हो, एकदम बढ़िया तरीके से मैम फुल एनर्जी में आई है, तो तुम लोग भी एकदम एनर्जी में रहो, तबियत एकदम बढ़िया रखो। ठीक है, तो ये जो उत्पादन है यहाँ पर ये किसके कंट्रोल में है, तो ये सरकार के कंट्रोल में है। ठीक है बच्चा, ये किसके कंट्रोल में है, ये सरकार के कंट्रोल में है। ठीक है, ये चीज हमें कहाँ पे दिखाई देती है, ये हमें समाजवाद में दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये हम कहाँ दिखाई देती है, ये हमें समाजवाद में दिखाई देती है। लेकिन वहीं जब हम साम्यवाद की बात करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या बोल देते हैं कि भाई ये जो सरकार है ना, ये जो स्टेट है ना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये हमें चाहिए ही नहीं, ये हमें चाहिए ही नहीं। भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो है समाज के कुछ लोग जो है ना, बस उन्हीं के कंट्रोल में हमको ये देखने को मिलेगा, ये हमें समुदाय के कंट्रोल में मिलेगा। ठीक है, ये हमें समुदाय के कंट्रोल में मिलेगा, किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं। ठीक है, ये हमें कम्युनिटी के कंट्रोल में मिलेगा, किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं। इसीलिए जब तुम बात करते हो तो कम्युनिज्म की जब हम बात करेंगे या साम्यवाद की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई पड़ता है कि ये बात करते हैं भाई हमें क्लास लेस सोसाइटी चाहिए, हमें स्टेट लेस सोसाइटी चाहिए, हमें ना क्लास की जरूरत है ना हमें स्टेट की जरूरत है। तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आए, एक बारी से बता दो। एक तरफ दिखा रहे हैं कि जो उत्पादन वगैरह है किसी भी देश में, जितना चीजें हो रही हैं, जो भी सेवाएं या वस्तुओं की चीजें हो रही हैं, वो किसके कंट्रोल में है, वो स्टेट के कंट्रोल में है, वो सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन साम्यवाद में बात करता है भाई हमको स्टेट चाहिए ही नहीं, ये सारा किसके कंट्रोल में रहेगा, कम्युनिटी के कंट्रोल में रहेगा, समुदाय के कंट्रोल में रहेगा। इतना याद रखो बस, केवल इतना याद रखो बस केवल। भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं, बताओ बेटा, ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं, जल्दी क्लियर करो, ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं। दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे कवर हो गए, दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे कवर हो गए। चलो भाई अब सीधा आते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक है, अब सीधा आते हैं अपने चैप्टर पर कि हम क्या बता रहे थे। तो भाई समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, कारखानों और विपणन के सभी साधनों में जो है सरकार का एक अधिकार होता है। हमने अभी जस्ट तुम्हें बता दिया, ठीक है, जस्ट तुम्हें बता दिया कि भाई सरकार का कंट्रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सरकार का कंट्रोल होता है यहाँ पे। ऐसी प्रणाली में उत्पादन निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है कि भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, वो किसी पर्सन के लिए नहीं हो रहा बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए हो रहा है, पूरे समाज के लिए हो रहा है। ठीक है, और यह क्या है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है कि भाई ऐसा समाज हमें बनाना है जहां पर क्या है, कोई भी शोषण ना देखने को मिले। अच्छा ये सोचो कि ये शोषण वाली बात आई कहां से यहाँ पे, ये इनको मतलब ऐसा समाज इनको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो बेटा, एसएसटी के बच्चे हो, ठीक है, एसएसटी के बच्चे हो, वैष्णवी मैम से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये समाजवादी व्यवस्था इनको लानी पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करनी पड़ी। तो मैं बताती हूँ कि भाई ऐसा क्यों पड़ा है, ठीक है, ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी। ठीक है,
तो सिंपल समझते चलो कि बड़े पैमानों के उद्योगों के मशीनीकरण और कुटीर उद्योगों के स्थान पर पूंजीवादी भावना के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप के सभी देशों में श्रमिकों का जीवन पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और मालिकों के श्रम विरोधी नीतियों के कारण धीरे धीरे स्वार्थी हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ बेटा, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। अच्छा भैया एक ही बार में सब कवर करना है ना हमें, तो थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा तो अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना, है थोड़ा सा तो एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भाई, सही बता रहे कि नहीं? हाँ अच्छा तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है भाई, तुम आ गए। भाई सिंपल से यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमने क्या देखा हुआ है, पहले के टाइम की थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा हम पुराने टाइम की बात करते हैं कि जब क्या होता था कि भाई लोग गांव में रहते थे, अपने मन मर्जी से अपने मनमाने तरीके से जो भी वो काम करते थे, उन्हें जौन सा काम पसंद आता था वो वही काम कर रहे होते थे, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें तो कुटीर उद्योग वगैरह जो है वो चला करता था, राइट, ठीक है? ये हम देख रहे हैं कि गाँव में जो है छोटे पैमाने पर लोग जो है अपने जीवन यापन करने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, वो अपना काम वहां पर कर रहे थे। वाइट स्लाइड के अलावा कोई और स्लाइड नहीं है? नहीं, ब्राइटनेस एक बार से चेक कर लो, शायद कुछ गड़बड़ ना हो। सही है सब कुछ, चलो हम देख लेंगे इसका, ठीक है? हाँ तो भाई इतना समझ में आया जो मैंने बोला तुम्हें, ठीक है? इतना समझ में आया जो मैंने बोला। हाँ तो मैं क्या बता रही हूँ कि भाई पहले के टाइम में ये होता था कि लोग अपने जीवन यापन करने के लिए छोटे पैमाने पर क्या है वो अपना काम वगैरह सब कुछ करते रहते थे, ठीक है? अच्छा वेलकम है शुभम, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसा क्या होने लगा, तो भाई होने लगा क्या, शहरीकरण, ठीक है? क्या होने लगा भाई, अब होने लगा है शहरीकरण। अब जब शहरीकरण होने लगा है, लोग शहरों में जाने लगे हैं, तो क्या बन रहा है, अब बन रही है क्या, फैक्ट्रियां बन रही है। अब क्या बन रही भाई, अब फैक्ट्री बनना शुरू हो गई। अब जब फैक्ट्री बनना शुरू हो गई, लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे, तो भाई फैक्ट्री को चलाने वाला भी तो कोई रहेगा, ठीक है? फैक्ट्री को चलाने वाला भी तो कोई रहेगा। अब वो कौन से थे भाई, वो पूंजीपति लोग थे, बोले तो एलीट क्लास वाले, ठीक है? वो पूंजीपति लोग थे, बोले तो एलीट क्लास वाले लोग थे। अब ठीक है, अब चलो भाई जो वहां पर फैक्ट्री का संचालन कर रहा है वो तो एलीट क्लास का हो गया, लेकिन उसी फैक्ट्री में जो काम कर रहा है वो तो हमारा श्रमिक हो गया ना बेटा, वो तो हमारा मजदूर वर्ग हो गया, ठीक है? जो बेचारे वहां पर काम कर रहे हैं। अब जब ये लोग काम कर रहे हैं तो इनके साथ क्या हो रहा है भाई, इनके साथ, अरे भैया ठीक है, इनके साथ क्या हो रहा है, वहां पर इनके साथ हो रहा है अत्याचार। क्या हो रहा है भाई, इनके साथ हो रहा है अत्याचार, हो रहा है इनके साथ क्या हो रहा है, बेईमानी हो रही है, इनके साथ क्या हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। इनके पास जो है कोई वैसा अच्छा जो है एक तरीके से काम करने वाला वातावरण देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? जो स्कीम्स वगैरह हैं, जो पॉलिसी वगैरह हैं, वो बिल्कुल भी इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है? तो तब जहां कर जो भाई अब इस टाइम पे देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रमिकों या मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे जो है ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स, बोले तो क्या, जो महान एक तरीके से दार्शनिक लोग थे, जो बहुत विचारक लोग थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पर आवाज उठानी शुरू की कि नहीं भाई, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है? ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, श्रमिकों की आवाज उठाने वाली व्यवस्था होनी चाहिए, श्रमिकों की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई पूंजी वर्ग की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर श्रमिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तब वहां से जो है ओरिजिन होता है किसका, कि एक ऐसी व्यवस्था लेकर आओ जहां पर जो है उत्पादन की सभी क्रियाएं जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में हो। अब जब सरकार के कंट्रोल में रहेगा तो सरकार जो है लोक कल्याण की बात करेगी, तब जाकर ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। कौन सी, समाजवादी व्यवस्था। आप समझ में आया कि ये समाजवादी व्यवस्था लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? ये समाजवादी व्यवस्था लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना था, ठीक है? क्योंकि श्रमिकों के लिए जो है एक अच्छा वातावरण लेकर आना था। समझ में आया इतना, ठीक है? अब देख रहे हैं कि आर्थिक दृष्टि से समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ था, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है? मैंने तुम्हें बताया कि दो वर्गों में बटा हुआ था। एक जो उन्हीं फैक्ट्रियों का संचालन कर रहे हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं। दूसरा क्या है, जो हमारा श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, ठीक है? जो मजदूर लोग हैं, ठीक है? दो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखो मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे विचारक आए हैं जिन्होंने इस यहाँ पे इस व्यवस्था के खिलाफ जो है आवाज उठाई है, ठीक है? ऐसा हमने बहुत देखा है कि जिन्होंने क्या किया है, इस व्यवस्था के खिलाफ क्या उठाई है, आवाज। जैसे कि हमारे कौन है, सेंट साइमन है, फुरियर है, ठीक है? लुई रॉबर्ट ओवेन है। अब देखो ओवेन से ओवन मत समझ लेना,
हैं, किसी के दिमाग में ये ना है कि मैम ओवन पढ़ा रही हैं, अप्पे बना लिया जाए, ये हाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाम मत बिगाड़ना किसी का, ठीक है। कार्ल मार्क्स है और एंगल्स हैं, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, ये हमारे कम्युनिज्म में आएंगे, ठीक है, ये कम्युनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे बहुत सारे जो है विचारक आते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भैया, ये पूंजीवादी व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक प्रणाली की कड़ी आलोचना की है और औद्योगिक संगठनों, पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच जो है आपसी संबंधों के बारे में नए सिद्धांतों को यहाँ पर प्रतिपादित किया है। सीधे तौर पर इतना दिमाग में डाल लो कि भाई इन विचारकों ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि ये पूंजी व्यवस्था अब ठीक नहीं है, अब इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, अब आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई देख लो इन सबका नाम, ये देखो तुम्हारे ओवन साहब, ठीक है, ये तुम्हारे ओवन साहब हैं, ये तुम्हारे फूरियर हैं और ये तुम्हारे सेंट साइमन है, ठीक है। इनको देख लो भाई, बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। अरे भैया तुम्हारा इंस्टा यहीं पे यहीं तुमको कूटेंगे, तुम इंस्टा ज्यादा यहाँ पर किए तो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहे हैं जो 10th के नहीं बल्कि तुम्हारे कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम्हारा इंस्टा चल रहा है? बतिया लो पहले आपस में, ये वही बच्चे हैं, गौर से देखो इन बच्चों को जो पढ़ने नहीं इंस्टा चलाने आते हैं, गौर से देखो इन बच्चों को। देखो अब देखो यूटोपियन सोशलिस्ट की यहाँ पर हम बात करते हैं। यूटोपियन मैंने बताया हुआ है, यूटोपियन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कल्पना आदर्श बोले तो एक ऐसा समाज का जो है कल्पना करना कि जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, ठीक है। अब उस तरीके का हमें यहाँ पर क्या है सोशलिस्ट देखने को मिल रहा है। हाँ मुझे पता था ये ओवन तुम लोगों को पक्का समझ में आएगा, ये ओवन तुम्हें पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो पहला यूटोपियन समाजवादी कौन है जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, और वो एक फ्रांसीसी विचारक थे जिनका नाम था सेंट साइमन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां जहां मैं स्ट्रिक कर रही हूँ, जहां जहां मैं मार्क लगा रही हूँ, प्लीज उसको अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करते जाना, प्लीज उसको लिखते जाना, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई किसकी बात कर रही हूँ, सेंट साइमन की बात कर रही हूँ। ये पहले समाजवादी हम देख रहे हैं, यूटोपियन समाजवादी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, उनका मानना था कि राज्य को समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय एक साथ प्रकृति का शोषण करें, ठीक है। समाज को गरीब वर्गों के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई एक ऐसा हमें समाज चाहिए जो लोक कल्याण की बात करे, ठीक है। किसकी बात करे, जो लोक कल्याण की बात करे। देखो पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा है, तुम पीडीएफ में पढ़ लोगे आराम से, लेकिन उसी को समराइज करके जो मैं बता रही हूँ उसको तुम अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख लिया करो बस केवल, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो भाई सिंपल से क्या है, ये बात बोल रहा है कि भाई एक हमें ऐसा समाज चाहिए जो क्या करे, जो यहाँ पर क्या है लोक कल्याण की बात करे, सिंपल सी चीज है। अब देखो उन्होंने क्या घोषणा की, उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उनका स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक अपने काम के अनुसार, बोले तो यहाँ पर क्या है समाजवाद का जो है मूल नारा बन गया था ये, ठीक है। क्या बन गया था भाई, ये जो है समाजवाद का मूल नारा बन गया था आगे चलकर कि भाई हर किसी को जो है अपनी क्षमता के अनुसार जो है चीजें मिलनी चाहिए या रिसोर्स की उपलब्धता कराई जाए, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार और अपने काम के अनुसार, कि अगर भाई किसी को कुछ मिल रहा है तो वो उसको उसकी क्षमता के अनुसार मिले, वो उसको उसके काम के अनुसार मिले। बस ये नहीं होता कि भाई पूंजी वर्ग में तुमने जो है जन्म ले लिया है, तुमको सब कुछ उन्हीं का मिल गया, ये गलत है, ये गलत व्यवस्था है। तो इसी के खिलाफ इन्होंने ये बात कही है, ठीक है, इसी के खिलाफ इन्होंने अपनी ये बात कही है। एक अन्य महत्वपूर्ण जो है यूटोपियन विचारक है जिनका नाम है चार्ल्स फ्यूरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर अलग अलग विचारकों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से समाजवादी ये जो व्यवस्था है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसके लिए उन्होंने जागरूकता फैलाने की किस तरीके से कोशिश की, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद मोटिवेशनल स्टार, भाई तुम्हारा नाम ही कितना मोटिवेशनल है, हाँ। चलो तो क्या बोल रहे हैं कि वह आधुनिक उद्योगवाद के विरोधी थे और मानते थे कि श्रमिकों को छोटे शहरों या कस्बों में काम करना चाहिए। अच्छा ये देखो कि फ्यूरियर यहाँ पर क्या दिमाग लगा रहे हैं, फ्यूरियर ये बोल रहे हैं कि भैया छोड़ो ये फैक्ट्री शहर में काम करना छोड़ो, जहां पर तुम गांव में कस्बे में काम करते थे ना वही काम तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये श्रमिकों को ये बोल रहे हैं कि भैया तुम जहां रहते थे ना, जहां तुम काम करते थे ना वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये शहर वहर का काम करना छोड़ो, वो तुम्हारे लिए खराब है, वो तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है बता रहे हैं लोगों को। फिर क्या है, फ्रांसीसी यूटोपियन विचारकों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में भाग लिया, मतलब एक ऐसा विचारक, एक ऐसा फ्रांसीसी विचारक जिन्होंने राजनीति में भाग लिया, उनका नाम क्या था, लुई ब्लैंक, ठीक है, नॉट ब्लैंक,
ब्लैंक वाला इनका नाम था, लेकिन इनके दिमाग इनका ब्लैंक नहीं था, इनका दिमाग बहुत भरा हुआ था, ठीक है, बहुत सारे विचारों से भरा हुआ था, ठीक है। फिर क्या है, उनके सुधार कार्यक्रम, ठीक है, अधिक, अरे भैया काहे तुम चल जाओ। अब ये का हो जाता है, ये मतलब कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, भूत पकड़ लिया कहाँ। भाई क्या हुआ देख लो, ये भी नहीं चल रहा। अब चलेगा। भाई उनके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। अभी इनका थोड़ा सा अलग से विचार था, इनको थोड़ा सा अलग से सोचना था कि मैम आप इतनी सुंदर क्यों हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सुंदर है और मेरे पापा भी बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैं भी बहुत सुंदर हूँ। और कुछ पूछना है, और कुछ जानना चाहते हो तुम? अरे राज तुमको बहुत कूटेंगे अभी। हाँ वीडियो ब्लर है भाई, दिखा तो दिया है, वीडियो हो रहा है, देख लेते हैं शायद अभी सही हो जाए, ठीक है। चलो हम इसके लिए क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये ऐसे विचारक हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि आर्थिक अगर हमें अच्छा बनाना है, अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना है तो भाई पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि अगर आर्थिक स्तर पर हमें सुधार लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा पहले से। इसीलिए इन्होंने जो है राजनीति ज्वाइन कर ली, DNA है भाई। अरे भाई खाली क्या ही तुम लोग बोलते हो, बहुत दिमाग लगाते हो। चलो फ्रांस के बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक जो है उनका नाम कौन है, रॉबर्ट ओवन। ये तुम्हारे ओवन साहब, ठीक है, तुम्हारे अप्पे बनाने वाले। ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाता, ठीक है। उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क में, देखो न्यू लुनार्क में उन्होंने एक कारखाना स्थापित किया। इन्होंने प्रैक्टिकल वे में करके देखा सब कुछ। भाई बाकी विचारकों ने क्या किया, अपने विचार दिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में ले गए ये कि भाई ऐसा है, फैक्ट्री खोल के देखते हैं, ठीक है, मजदूरों से काम कराकर देखते हैं कि कैसा सिस्टम चलेगा वहां पर, ठीक है। तो इस फैक्ट्री में उन्होंने श्रमिकों को जो है अच्छी तनख्वाह दी, अच्छी सुविधा भी दी, ठीक है। और तब उन्हें लगा कि मुनाफा कम होने के बजाय जो है वो बढ़ गया। मतलब क्या है कि भले ही तुम जो है श्रमिकों को ज्यादा पैसा दे रहे हो, ज्यादा सुविधा दे रहे हो, लेकिन वहां पर इनका प्रॉफिट घटा नहीं, प्रॉफिट बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि भाई इनको निष्कर्ष उनको ये समझ में आया क्या कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। बोले तो कि भाई सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई बेमन से अगर श्रमिक काम करेंगे तो क्या प्रॉफिट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे भैया। तो अगर श्रमिकों को खुश रखोगे, उनको प्रॉपर तनख्वाह देते रहोगे, उनको प्रॉपर जो है सुविधा देते रहोगे, तो वो फैक्ट्री के लिए अच्छे साबित होंगे, वो फैक्ट्री के लिए अच्छा काम करेंगे। समझ में आया? हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये उनको कंक्लूजन इनका समझ में आया। ये शुरुआती विचारक है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या को हल करने की कोशिश की। दूसरे मार्क्स ने उनकी असफलता पर काबू पाया और फिर उनसे आगे बढ़ गए। बोले तो ये सारे जो नॉर्मल हमारे विचारक रहे हैं, तो इन्होंने तो भाई अच्छा काम किया, अच्छा जो कुछ भी है इन्होंने सोचा वगैरह किया, लेकिन इनके बाद जो कार्ल मार्क्स आते हैं, राइट, इनके बाद जो कार्ल मार्क्स आते हैं और जो फ्रेडरिक एंगल्स आते हैं, तो हमें वहीं से जो है कम्युनिज्म देखने को मिलता है, वहीं से हमें साम्यवाद देखने को मिलता है, राइट। हाँ वहीं से हमें साम्यवाद देखने को मिलता है। तो भाई सीधा देख लेते हैं, आप सीधा चलते हैं कार्ल मार्क्स की तरफ, ठीक है। अब सीधा चलते हैं किसकी तरफ, कार्ल मार्क्स की तरफ। भाई यहीं से हमें जो है कम्युनिज्म की थ्योरी यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी तक हम जितने विचारकों को देखा, सबने क्या बताया, सबने सिर्फ पूंजी और श्रम की बात बताई कि भाई श्रमिकों को ये करो, वो करो, ये करो, जो भी सारी चीजें बताई, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो वो इनसे 10 कदम आगे देखने को मिलते हैं। अब वो सीधा विचार लेकर आते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं। ये सीधा एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं कि भैया तुम लोग बोलते हो कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में हो, हमको स्टेट चाहिए ही नहीं, बाहर में जाए स्टेट, ठीक है। सीधे बात करते हैं कि भाई हमें कम्युनिज्म चाहिए, हमें कम्युनिटी के कंट्रोल में सब कुछ चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कम्युनिटी के कंट्रोल में सब कुछ चाहिए। भाई कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 में हुआ था। तुम्हारा फैक्ट है, पढ़ लो इसे बस केवल, ठीक है। कहां पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के पिता जो हैं वो हेनरिक मार्क्स एक कौन थे भाई, प्रसिद्ध वकील थे। ये फैक्ट की चीजें हैं, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो बस, ठीक है। फैक्ट में इतना तुम्हें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। भाई मार्क्स ने बॉन विद्यालय में क्या है, कानून का अध्ययन किया। भाई इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, ये याद रखना कि इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। लेकिन क्या हुआ, 1836 में वह बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया और मार्क्स हेगल के विचारकों से बहुत ज्यादा क्या है, प्रभावित थे। हेगल की बात मैंने बताई हुई है पहले तुम लोगों को, और मैंने अलग से बोला भी हुआ है कि कभी तुम्हें अगर फ्री टाइम मिले तो एक बारी से हेगल को पढ़ के देखना, ठीक है। एक बारी से हेगल को पढ़ के देखना कि इनकी फिलॉसफी क्या रही है,
इनकी पॉलिटिकल थ्योरी क्या रही है, तब तुम आके बताना कि मैम क्या आपने बोला था, किसके बारे में आपने पढ़ने को बोला था। ठीक है, तो भाई हीगल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे कौन, कार्ल मार्क्स। ठीक है, डन हो गया, क्लियर है? हैं, अपनी बचपन की दोस्त से शादी कर लेते हैं। तुम लोग शादी विवाह करने आए हो, अच्छा 10 में पढ़ रहे हो और शादी विवाह पहले तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना। चलो भाई, कार्ल मार्क्स ने 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात की। ये पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कार्ल मार्क्स, दूसरे फ्रेडरिक एंगल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों ने साथ में मिलकर जो है अपना वर्क लेकर आए थे वो। ठीक है, 1848 में, जिसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। और यहीं पर इन्होंने किसकी बात की थी, यहीं पर इन्होंने साम्यवाद की बात की थी। ठीक है, यहीं पर इन्होंने साम्यवाद की बात की थी। तो भाई तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि साम्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां देखने को मिलता है, तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में देखने को मिलता है, बोले तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में देखने को मिलता है, जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स लेकर आए थे। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स लेकर आए थे, राइट। और इन्हें क्या कहा जाता है भाई, इन्हें कहा जाता है आधुनिक समाज का जनक। ठीक है, आधुनिक समाजवाद का जनक, बोले तो फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म किसको कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, 1867 में, ठीक है, 1867 में क्या बोल रहा है, मार्क्स ने दास कैपिटल एक पुस्तक लिखी। ठीक है, दास कैपिटल इनकी पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ है भाई। ये चीजें चाहे आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात कर लो, चाहे आप दास कैपिटल की बात कर लो, ये अभी भी नहीं, तुम्हारे जो आगे कॉम्पिटेटिव लेवल है ना, ये सारे क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं कि दास कैपिटल जो है वो किसकी लिखी हुई है और दास कैपिटल को क्या कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है क्या, समाजवादियों की बाइबल। ठीक है, बाइबल ऑफ द सोशलिस्ट। ठीक है, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट किसको कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है, दास कैपिटल को। ठीक है, दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, डन। आप देखो भाई, कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो है प्रस्तुत की है। उनके अनुसार आर्थिक बल हर घटना और इतिहास में बदलाव की जड़ में है। बोले तो क्या ये बोलते हैं, देखो कार्ल मार्क्स ना थोड़ा सा इकोनॉमी पर ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, ये इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा क्या इंक्लाइंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो इनके बारे में जब पढ़ोगे ना, तो ये पॉलिटी में भी आएंगे, पॉलिटिकल थिंकर के तौर पर भी आएंगे, हिस्ट्री में भी जो है कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे, लेकिन ये ज्यादा इंक्लाइंड किधर है, ये ज्यादा इंक्लाइंड है इकोनॉमी की तरफ। ये बोलते हैं कि भैया हिस्ट्री में जो जो इवेंट हुए हैं ना, हिस्ट्री में हमें जहां जहां पर भी जो जो बदलाव देखने को मिले हैं ना, उसका कहीं ना कहीं फाउंडेशन, उसका कहीं ना कहीं नींव जो है वो आर्थिक समस्या ही रही है। ठीक है, ये हर एक चीज को इन्होंने क्या किससे जोड़ा है, अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। इन्होंने हर एक चीज को इकोनॉमी से जोड़ दिया है कि भाई अगर हिस्ट्री में कुछ भी हुआ है ना, तो उसका रीजन क्या रहा है, उसका रीजन कहीं ना कहीं इकोनॉमी में छुपा हुआ था। तो ऐसा इनका जो है एक तरीके से थ्योरी इनकी रही है। ठीक है, इस थ्योरी में तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, राइट। हाँ, इस थ्योरी में उन्हें जो है बहुत डिटेल में नहीं जाना है। डन है, चलो भाई। अब देखो थोड़ा सा इनके यहाँ पर भी मैं बता दूं, तुम्हें बहुत डिटेल में तुम्हें नहीं जाना है, नॉर्मल तुम्हें जो है कुछ फेजेस देखने। ठीक है, ये क्या है, ये फेज है। ठीक है, ये फेज है कि भाई कहाँ से जो है कहानी शुरू हुई थी और कहाँ तक कहानी चल रही है। ठीक है, कहां से कहानी शुरू हुई थी और कहां तक कहानी चल रही है। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं आदिम साम्यवाद का युग। अच्छा, आदिम साम्यवाद का युग बोल रहा है, बोले तो ऐसा टाइम यहां पर देखने को मिल रहा है तुम्हें जब क्या था कि भाई सब कुछ लोगों के कंट्रोल में ही था। ठीक है, सब कुछ क्या है, लोगों के कंट्रोल में था। इसके पहले हम देखते हैं वो जिंगल लाला हू वाला टाइम, राइट, वो वाला टाइम तुम इसको जोड़ सकते हो। अच्छा, आता है जब गुलाम जब हम देखते हैं कि भाई जब लोगों को स्लेव बनाकर रखा जा रहा था। ठीक है, जब लोगों से काम कराने के लिए लोगों को स्लेव बनाकर रखा जा रहा था, एक ये भी हमें युग देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, फिर क्या है, सामंती युग। भाई सामंती युग हम उसको बोलते हैं कि लैंड से रिलेटेड जो हायरार्की सिस्टम होता है ना, ठीक है, जमीन से रिलेटेड जो हायरार्की सिस्टम होता है ना, बोले तो किसान है, जमींदार है, ट्रेडर है, मनी लेंडर है, तो इस तरीके हम देखते हैं जो हायरार्की, उसको हम बोलते हैं सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था का भी तुम्हें युग देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो डिफाइन किया है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा डिफाइंड है। ये याद रखना कि इस तरीके जो युगों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है ना, वो किसने डिवाइड किया है, कार्ल मार्क्स ने डिवाइड किया है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। फिर क्या है, कैपिटलिस्ट की बात करते हैं भाई। अब चाहे पूंजी वर्ग जहां पर जो है उनका वर्चस्व देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने देखने को मिलते हैं और उसको कंट्रोल, उसका संचालन कौन कर रहा है, पूंजी वर्ग के लोग कर रहे हैं। तो एक उनका भी हमें यहाँ पर युग देखने को
मिलता है। नेक्स्ट है भाई समाजवादी युग। समाजवादी युग हमने जैसा देखा कि जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके कंट्रोल में है, वो सरकार के कंट्रोल में है, वो सरकार के कंट्रोल में। और लास्ट में बच्चों को सांस ले लेने दीजिए मैम, अभी अभी बच्चे टेस्ट देकर आए हुए हैं मैम, इतनी ज्यादा जोश में एकदम पढ़ा रही है बच्चों को नॉन स्टॉप। भाई कब से देख रही हूँ मैम का जोश लेवल इतना ज्यादा हाई हो रखा है भाई साहब। तो भैया कैसे पढ़ाई वढ़ाई चल रही? एकदम जोरदार। भाई बता दो, मैम पूछने आई, तुम लोगों का हाल चाल पूछने के लिए आई मैम। भाई इतनी जोर तोर से पढ़ाई करे भाई तुम लोग, इसके लिए इतनी ज्यादा सेशन शेयर वेयर कर दिया करो मैम, लाइक कमेंट एकदम नॉन स्टॉप पढ़ाई भाई। जो इस समय आग लग रही भाई तुम लोगों की, क्या लग रही है भाई साहब, मजा आ गई तुम लोग की क्लास देख के। मैम मुझे भी पढ़ना है सोशल वोशल मैम, मुझे भी ये बिल्कुल नहीं आता है, पेपर में आके आ गए क्वेश्चन तो मैं क्या ही करूंगी भाई साहब। बताओ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर पढ़ा रही है मैम। इसीलिए ना मैम, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहा है, तो एनर्जी तो मेंटेन रखनी पड़ेगी ना अपने अंदर। भाई इन लोगों से ही बोल रहे हैं भाई एनर्जी रखो, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म करना है एक बार में। जिस तरीके से इस बार का टेस्ट गया है आप लोगों को पता है, सारे क्वेश्चन वहीं से फंसे हैं और पेपर बहुत अच्छा तुम लोग का गया है भाई। नेक्स्ट टाइम के लिए अभी से लग जाओ, लास्ट में जुड़ने से मतलब नहीं है ना, अभी से इस चीज की प्रिपरेशन शुरू कर दो। जैसे कि मैम देखो कितनी तगड़ी मेहनत कर रही है भाई, इतनी एनर्जी में फुल बोल रही है ना, आप लोग भी पढ़ो, बहुत मजा आ रही है मुझे तो ऐसी क्लास देखने में। मैं तो हिल नहीं रही हूँ, कब से बैठी हूँ कि मैम क्या लग रहा है भाई, ये है सेशन। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलती पब्लिक, कैसा पढ़ा रही है मैम? हाँ वन शॉट भैया, चुटकियों वन शॉट हम लोग खत्म करेंगे और किसी चीज की टेंशन नहीं होगी आपकी, हम लोग का ये वादा है बेटा। आप लोग बस इसी में लगे हुए बेटा कि वन शॉट में सारी चीजें कवर हो जाए, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। इसीलिए सारी चीजें हम खुद ही कवर करने में लगे। आपका सिलेबस कवर होना बहुत जल्दी जरूरी है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू पढ़ाई करो और आप लोग का यही हमको जोश चाहिए, यही जोश लेवल खत्म नहीं करना है। इस बार भी हमको टेस्ट का पेपर फाड़ के एकदम आना है, एकदम तहलका मचा के आना है भाई। सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ तो भाई क्या बता रहे थे, जल्दी से आ जाओ वापस टॉपिक पर, ठीक है। यहीं तक थे ना हम लोग भाई। समाजवादी युग हमने देख लिया था। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो है साम्यवादी युग आता है, जो हम कार्ल मार्क्स के टाइम की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम कार्ल मार्क्स से जोड़ देते हैं भाई। ये सारा है, ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास एनर्जी बहुत है तो भाई एनर्जी अपनी क्लास में लगाओ, ठीक है, अपने सेशन में लगाओ, ठीक है। ये पूरा का पूरा युग तुम्हें देखने को मिल रहा है, राइट, पूरा का पूरा युग तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पहला अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है। पहला अंतरराष्ट्रीय संघ कौन बना रहा है? कार्ल मार्क्स बना रहे हैं, ठीक है। पहला अंतरराष्ट्रीय कौन बना रहे हैं भाई? कार्ल मार्क्स बना रहे हैं। तो भाई पहला अंतरराष्ट्रीय संघ आता है 1864 में, ठीक है। और मार्क्स के इस संघ की स्थापना का श्रेय जो है उनको दिया जाता है। अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने क्या कहा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्क्स ने क्या कहा था, ये टाइम जो है बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स ने श्रमिकों को महत्वपूर्ण बात समझाने की कोशिश की थी। अब वो महत्वपूर्ण बात कौन सी थी भैया, कि वो केवल अपने आप से और अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से है जो अपनी मुक्ति जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा उन्होंने भाई मजदूरों को बोल दिया कि ऐसा है, तुम्हें अगर जीतना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी आके खड़ा नहीं होगा, तो इसलिए अपनी लड़ाई तुम्हें खुद से ही लड़नी पड़ेगी। यही बात कार्ल मार्क्स बोलते हैं किसको? सारे श्रमिकों को, ठीक है। वह जब तक उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान का उपयोग और उत्पादन की कला में कोई भी सुधार श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं कर सकता। मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ा लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कितने भी मशीनें बढ़ा लो, ठीक है, लेकिन अगर श्रमिकों की व्यवस्था में, उनकी अगर रखरखाव में, उनकी अगर किसी पॉलिसी में, उनके साथ हुए वातावरण में या उनके साथ चल रहे व्यवहार में अगर वहां पर कोई रिफॉर्म नहीं किया गया तो कोई मतलब नहीं है। अगर श्रमिकों के लिए कोई रिफॉर्म नहीं किया गया तब कोई भी बढ़ोतरी जो है देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब क्या है कि इस सम्मेलन में नारा दिया गया था, तो भाई जो नारा दिया गया था वो याद रखना भाई। स्लोगन जरूर याद रखना, स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्लोगन हमेशा सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकारों के बिना कोई कर्तव्य नहीं है और कर्तव्यों के बिना कोई अधिकार नहीं है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं। एक स्लोगन दिया जाता है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में कि भाई क्या बोल रहे हैं ये, कि अधिकारों के बिना कोई कर्तव्य नहीं है और कर्तव्यों के बिना कोई अधिकार नहीं है। और ये बात आज के सिनेरियो में भी लागू होती है कि अगर आपको कोई अधिकार मिला है तो अपना जो है कर्तव्य भी कुछ समझ के रहिए, और अगर आपको कोई कर्तव्य मिला है तो अधिकार तो आपके पास है ही, ठीक है। सिंपल सी चीज इतने समझ लेना बस केवल, ठीक है। नेक्स्ट भाई क्या बात करना है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संघ। तो पहला हमने देख लिया, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संघ जो है, हाँ भैया टेक्नोलॉजिया
बहुत एपिक। अच्छा, ठीक है भाई। 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत अलग अलग देशों की समाजवादी पार्टियां जो है उनको तैयार करने के लिए एक सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। याद रखना, कहां पर? पेरिस में किया गया था। फिर क्या है, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दूसरे अंतरराष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता है। यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को, अच्छा ये तुमसे सवाल पूछ सकता है, ये तुमसे सवाल पूछ सकता है और तुम्हारे मम्मी पापा भी पूछ सकते हैं, भैया 1 मई को लेबर डे आता है ना 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है ना, क्यों मनाया जाता है, काहे लिए मनाया जाता है, कब से इसको लागू किया गया था? तो भाई दूसरे अंतरराष्ट्रीय संघ से इसको लागू किया गया था। ये तुम्हारे कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, हाँ, राइट, ठीक है। ये तुम्हारे कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई 1889 को जब दूसरा अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, वहीं इस बात को डिसाइड किया गया था कि 1 मई से क्या किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। बोले तो क्या है, हर साल मजदूर वर्ग एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है और मजदूरों के लिए जो है ये 8 घंटे का जो कार्यकाल है, जो 8 घंटे का टाइम पीरियड है ना, कि भाई हर जो है जितनी भी कोई भी कंपनी हो, कोई भी काम हो, सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, ये चीज एकदम से बंधी हुई है कि 8 घंटे ही आपसे काम करवाया जाएगा। ठीक है, 8 घंटे ही आपसे काम करवाया जाएगा। तो ये बात भी आपको जो है सेकंड जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलती है। राइट, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संघ में ये 2 चीजें आपको देखने को मिलती है। एक मई से इंटरनेशनल लेबर डे और दूसरा 8 घंटे का टाइम पीरियड। दूसरा 8 घंटे का टाइम पीरियड, बस इतना याद रखो बस केवल। ठीक है, अच्छा यहां से क्या हुआ था कि ब्रसेल्स में इसका अंतरराष्ट्रीय सचिवालय जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, अच्छा 1 मई 1890 में पूरे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूर जो है तब से हड़ताल और प्रदर्शन पर हैं। 1 मई को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मजदूर के दिवस में मनाया जाता है। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो साम्यवाद और युद्ध के खिलाफ आंदोलन और सभी देशों की मौलिक समानता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर था। यही सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलती है, बस और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो भाई एकदम एनर्जी मेंटेन रखो, एकदम एनर्जी, क्योंकि अब थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला टाइम आ चुका है। अब भैया थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला टाइम आ चुका है, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला टाइम आ चुका है। क्या बताने जा रहे हैं भाई? रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब जो है हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भाई एनर्जी लेवल मेंटेन रखो। ठीक है, पूरा चैप्टर में कवर करना है, क्योंकि तो भाई अब देख रहे हैं यहां से क्या देख रहे हैं? बोल्शेविक क्रांति, बोले तो रशियन रेवोल्यूशन। अच्छा यहां पर हम देखेंगे कारण। ठीक है, कि कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमें ये क्रांति देखने को मिल रही है। कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमें जो है रशियन रेवोल्यूशन देखने को मिला। राइट, देखो भाई नवंबर 1917 में हुई थी, नवंबर 1917 में हुई थी। इस क्रांति ने न केवल रूसी सत्र या जार के निरंकुश शासन को समाप्त किया, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में कुलीन पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। इसी क्रांति के बाद हम देखते हैं कि जो जमींदार वर्ग है, जो पूंजीपतियों का वर्ग है, इनकी शक्तियां बहुत कम हुई और श्रमिकों की शक्तियां जो है वो बढ़ी हैं। ठीक है, इस क्रांति ने न केवल एक नई राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद, इसी यहाँ के बाद ही हमें साम्यवाद देखने को मिल रहा है, इसके आदर्श को पेश किया, बल्कि दुनिया में पहली बार जो है सर्वहारा वर्ग, बोले तो जो हमारा वर्किंग क्लास है, ठीक है, जो हमारा वर्किंग क्लास है, इसकी यहाँ पर जो है शक्तियों को एकदम चरम सीमा पर ले गया। यही जो क्रांति है, यही जो क्रांति है, इसी क्रांति के वजह से जो है पूरे के पूरे विश्व ने वर्किंग क्लास की डोमिनेंस को अपनाया, वर्किंग क्लास की पावर को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अच्छा देखो कौन सा पहला रीजन आता है कि भाई जार की निरंकुशता। भाई जो जार निकोलस था, कौन था ये? जार निकोलस। ठीक है, यही राजा था ना, यही राजा था ना। तो भाई ये बहुत इनकम्पिटेंट था भाई। ठीक है, अब ये क्या क्या कर रहा था भाई? 1917 से पहले रूस पर रोमनोव राजवंश का शासन था। ये कौन से वंश से बिलोंग करता है? तो रोमनोव वंश से बिलोंग करता है। काहे से? रोमनोव वंश से ये बिलोंग करता है। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, याद रखो इस चीज को। ठीक है, रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित की गई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल गई थी और राजशाही की शक्तियां जो है वो सीमित हो गई थी। अब देखो काहे की बात हो रही है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक बात कर रहे हैं कि
जो राजशाही की जो शक्तियां है ना वो सीमित होती चली जा रही थी, जो मोनार्की की जो पावर है वो सीमित होते जो है वो चली जा रही थी। ठीक है, हाँ पानी पी, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला। सही बात है भाई, भूखे भजन ना होए गोपाला, खाए पिए एकदम मस्त रहो तभी ना एनर्जी आती है, तभी एनर्जी आती है भाई, सही बात है। लेकिन रूसी राजशाही अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और जार निकोलस द्वितीय जिनके शासनकाल के दौरान क्रांति हुई वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे ऐसा टाइम आ रहा है, तुम्हें पता है थोड़ा सा पुराना जाओ, थोड़ा सा पढ़ो, याद करो चैप्टर कौन सा, यूरोप में राष्ट्रवाद, थोड़ा सा चैप्टर याद करो। हाँ थोड़ा सा चैप्टर याद करो, कौन सा यूरोप में राष्ट्रवाद। वहां मैंने बताया हुआ है कि भाई फ्रांस में क्रांति हुई, इटली में क्रांति हुई, जर्मनी में हुई, हंगरी में हुई, बोहेमिया में हुई, ठीक है, पोलैंड में हुई, हर जगह तुम्हें आंदोलन देखने को मिला। हर जगह तुम्हें 19वीं शताब्दी तक तुम्हें हर पूरे के पूरे यूरोप में तुम्हें आंदोलन देखने को मिल रहा है। तो भाई रशिया में भी तो इफेक्ट पड़ेगा, रूस पेपर पर भाई इस आवाज गड़बड़ हो रही है मेरी भाई रशिया पर भी तो क्या है उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रशिया में जो मोनार्की है, जो राजतंत्र है, जो राजशाही चल रही है, उसकी शक्तियां भी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, धीरे धीरे लिमिट होने लगी, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई पूरे यूरोप में जो है क्रांतियां की लहर चल रही है, हम ही क्यों इस निरंकुश शासन में रहें। ठीक है, हम ही क्यों इस निरंकुश शासन में रहें। तो इस चीज के लिए जो है वहां पर रूस में भी हमको बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। ठीक है, उथल पुथल देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, फिर क्या है, जार ने जो नौकरशाही बनाई थी वह अस्थिर थी, ठीक है, और अक्षम थी। बोले तो क्या है, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, जो उनके मंत्री वगैरह थे, जो उनके मिनिस्टर वगैरह थे, वो बहुत एकदम से अक्षम टाइप के थे भाई। उनके दिमाग भाई वो अच्छी अच्छी पॉलिसीज वो ला ही नहीं पा रहे थे। अच्छा क्यों नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि जार ने किसी मेरिट के अकॉर्डिंग तो उनके जो है उनका टेस्ट वेस्ट लेके थोड़ी ना उनको मंत्री बनाया था कि भाई तुम हमारे चाचा के लड़के हो, तुम हमारे मामा के लड़के हो, तुम जो है दादा के लड़के हो, तुम भाई हो, तुम चचेरे भाई मेरे भाई हो, तो आ जाओ भाई तुम ही जो है यहाँ आके क्या है मंत्री बन जाओ। अगर वो एग्जाम लेके मेरिट लेकर अगर जो है मंत्रियों को रखते तब ना वो अच्छी पॉलिसी लेकर आते। तो इसलिए क्या है बहुत ज्यादा जो है वहां पर हालत जो है बहुत खराब हो रही थी। डन। सेकंड वाले कंप्यूटर का पासवर्ड पता है क्या आपको? जस्ट ऐसे पता लगेगा, सब लोग को लग रहा है कि आपको पता है। नहीं पासवर्ड नहीं पता ना? कोई और आइडिया, कुछ पासवर्ड बताओ आपको, कोई पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा किसानों की भी दुर्दशा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसानों की क्या है दुर्दशा देखने को मिल रही। कैसे कि रूस में अधिकांश आबादी जो है वो किसान है, जाहिर सी बातें रहेगी, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा दयनीय थी। 1861 में क्या हुआ, जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दासता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा ये बता देना कि भाई उनसे पूछ रहे सवाल में कि कृषि दासता को किसने खत्म किया, तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने खत्म किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर द्वितीय ने खत्म किया था। ठीक है, अच्छा उनके खेत बहुत छोटे होते थे, अब वो पुराने तरीके से खेती करते थे। अब तो ये सोचो छोटा छोटा खेत होगा, पुराने तरीके से खेती करेंगे तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कहाँ से उनका अपलिफ्टमेंट होगा, कहाँ से वो बढ़ेंगे भाई, हाँ कहाँ से वो बढ़ेंगे। ठीक है, उनके पास पूंजी की कमी थी और उन पर क्या है करों का बोझ था। बोले तो टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था, इसकी वजह से इनकी स्थिति क्या है बहुत ज्यादा दयनीय थी। तो भाई क्रांति तो मिलेगी, क्रांति तो फिर होगी ही। ठीक है, अच्छा श्रमिकों की यहाँ पर मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा क्या है उन्हें काम करना पड़ता था और उनकी मजदूरी काफी ज्यादा कम थी। बोले तो वेजेस बहुत कम थे। ठीक है, वेजेस इनके क्या है बहुत ज्यादा कम थे और काम ज्यादा करना पड़ता था। ऊपर से उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, दुर्व्यवहार किया जाता था। अब देखो इनके पास कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था, तो वो अपनी मांगों के समर्थन पर क्या है हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था उन्हें। ठीक है, उनकी स्थिति तो और ज्यादा दयनीय थी कि उन्हें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था। तो मार्क्स क्या बोलते हैं कि मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो ये मार्क्स का स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोलते हैं कि मजदूरों के पास सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो बेड़ियां हैं जिससे वो बंधे हुए हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। यही इस बात को बोल रहे हैं मार्क्स। ठीक है, ठीक है, यही इस बात को
बोल रहे हैं, इसी बात को दर्शा रहा है। अच्छा, औद्योगिकरण की समस्या ये मैंने पहले ही बताई थी कि भाई इंडस्ट्रीज वगैरह बनने लगेंगी, उसको जो है पूंजीपति वर्ग के लोग संभालने लगेंगे, श्रमिकों को उसके अंदर काम करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है समस्या तो पैदा होगी। जाहिर सी बात है क्या है, समस्या तो देखने को मिलेगी, राइट। उद्योग जो है बढ़ते चले जा रहे थे। क्लियर, तो यही चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है आर्थिक शोषण हमको देखने को मिल रहा था जो वहां के श्रमिक वगैरह थे, ठीक है, जो वहां के श्रमिक वगैरह थे। अच्छा, रूसीकरण की नीति भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि यहाँ पर जो है क्या रशियन अथॉरिटी क्या कर रही थी कि सब कुछ जो है सब मतलब रशियन लैंग्वेज ही चला दो, ठीक है, जो रशिया का कल्चर है, जो ट्रेडिशन है वही चला दो, भले वहां पर जो है अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हो। जैसे हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ठीक है, देखो फिन्स हो गया, जर्मन हो गया, यहूदी हो गए, अलग अलग जो है समुदाय के लोग वहां रह रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि अल्पसंख्यक जो समुदाय, जो कि रूसी समुदाय था वहां का, ठीक है, उसके द्वारा जो है रूसीकरण की नीति अपनाई गई कि भाई सब कुछ जो रशिया की लैंग्वेज है वही चलेगी, जो रशिया के रूल्स रेगुलेशन है वही चलेंगे, जो रशिया का रिलीजन है, जो रशिया का कस्टम ट्रेडिशन है वही हर एक कम्युनिटी को मानना पड़ेगा, वही हर एक समुदाय को मानना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ। तो यही जो है बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर बनता है, ठीक है। 1863 में जब पोलो ने इस नीति के खिलाफ विद्रोह किया तो उसे निर्दयता से जो है उसे दबा दिया गया था, उसे सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है, उसे सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि हम देखते हैं क्रीमिया में युद्ध हुआ था, ठीक है, रूसी क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका जो है बहुत ज्यादा क्या थी, महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले क्रीमियम युद्ध में रूस की हार ने उस देश में सुधार के युग की शुरुआत को चिन्हित किया और इसके बाद 1904-05 में रूस जापानी युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग जो है प्रशस्त किया। अच्छा, क्रीमिया में क्या है, ये हार गए थे, ठीक है। यहाँ पर पता है क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, जो रशियंस हैं, ठीक है, जो हम ये बोल सकते हैं कि जो रशिया है, ठीक है, वो क्रीमिया वॉर में क्या हो गया था भाई, डिफीट हो गया था भाई, वो हार गया था। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है, देखिए इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है, लोगों में थोड़ा सा बल आ जाता है कि भैया ये तो बाहर ही हार रहे हैं तो यहाँ इनका क्या ही होगा, ठीक है। अरे भैया तुम लोग अलग लेवल के हो, अल्ट्रा लेवल के बच्चे हो भाई तुम लोग। जापान की हार और 1905 की क्रांति। अच्छा, 1905 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी बेटा, याद रखना इस बात को। क्या हुआ था, ब्लडी संडे, याद है कि नहीं, कुछ याद है कि नहीं, कुछ पता है कि नहीं ब्लडी संडे के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, समझ में आ रही बात भाई। जितना मैं बता दे रही हूँ एकदम बढ़िया तरीके से बता दे रही हूँ कि भाई पढ़ना है तो पढ़ाई करो, हाँ, पंचायत करनी है तो पंचायत करो, ठीक है। जो जितना पंचायत कर रहा है उसका मुझे दिखाई दे रहा है एकदम वो दिया वाली रोशनी जैसा था ना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत भयंकर तरीके से ब्राइट होने वाला है, राइट, बहुत भयंकर तरीके से तुम्हारा फ्यूचर एकदम ब्राइट होने वाला है। तो तुम बिल्कुल परेशान हो, तुम बेटा आराम से बतियाओ, तुम आराम से बतियाओ, आराम से पंचायत करो, घर में बतियाओ, बाहर बतियाओ, इधर बतियाओ, उधर बतियाओ, कहीं भी बतियाओ तुम। आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो उनका जाने वो, ठीक है, डन। चलो, 1905 के ऐतिहासिक रूस जापानी युद्ध में रूस बुरी तरह हार गया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो रशिया और जापान का वॉर हुआ था, ठीक है, किसका वॉर हुआ था भाई, रशिया वर्सेस जापान जो हमें देखने को मिला था, वहां पर भी भाई रशिया क्या हो गया था, हार गया था, और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो भाई हम देख रहे हैं कि इस हार के कारण जो है 1905 में रूस में क्रांति देखने को मिली थी, ठीक है। 9 जनवरी 1905 को लोगों ने एक समूह ने रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन किया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी भीड़ थी, राइट, ये बहुत बड़ी भीड़ थी जो प्रदर्शन कर रही थी, नारा था इनका रोटी दो। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जार की सेना ने जो है इन पर क्या है, गोलियां चला दी गई थी, क्या एक तरीके से नरसंहार कर दिया गया था। इतनी बड़ी भीड़ पर जो है सामने से गोलियां चला दी गई थी, इतना बड़ा हमें नरसंहार, इतना बड़ा हमें मसाकर देखने को मिला जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ब्लडी संडे, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे बोलते हैं, डन। इसे हम क्या बोलते हैं भैया, ब्लडी संडे बोलते हैं, डन। चलो देख सकते हो उस तरीके भाई लोग ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके हुआ था कि सामने से किस तरीके से जो है वो गोलियां चला दी गई थी लोगों की, जैसे हमारे यहाँ तुमने देखा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी तरीके हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। कि भाई इतनी सारी भीड़ पर जो है धड़ाधड़ जैसे गोलियां चला दी गई और लोग जो है बहुत सारे इसमें मारे गए थे, बहुत सारी जिंदगियां जो है वो तबाह हो गई थी। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लडी संडे, बोले तो खूनी रविवार, ठीक है।
हाँ, अब देखो इस हत्याकांड की खबर सुनने के बाद भाई पूरे रूस में जो है सनसनी फैल गई थी और इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी थी। अंत में जो है सरकार झुक गई। 1905 में एक प्रतिनिधि निकाय ड्यूमा का गठन किया गया। अच्छा, यह भी क्वेश्चन आता है कि ड्यूमा का गठन कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1905 में किया गया था। लेकिन 1906 जैसे तैसे क्रांति की शक्ति कमजोर होती गई, रूसी राजशाही ने ड्यूमा के कुछ अधिकार जो है वो छीन लिए। यद्यपि 1905 की क्रांति विफल हो गई, तथापि भीतर ही भीतर आग जलती रही। ठीक है, और 1917 में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। अच्छा, ये चीज याद रखो। ठीक है, ये चीज याद रखो। 1905 में हमें देखने को मिलती है फरवरी वाली, ठीक है, फरवरी वाली क्रांति। लेकिन ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि भाई इस क्रांति से ये क्रांति बहुत ज्यादा सफल नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा सफल नहीं होती। लेकिन हम बाद में देखते हैं 1917 वाली क्रांति जो कि नवंबर में होती है। ठीक है, नवंबर में होती है और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। दोनों क्रांतियों के बारे में याद रखना, दोनों क्रांतियों के बारे में याद रखना कब कौन सी हुई थी। ठीक है, अच्छा, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान। अब देखो किस तरीके से हमें अलग अलग विचारक यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक है कौन, लियो टॉल्स्टॉय। इनको देख सकते हो, इनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़िया बकायदा देख सकते हो, दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें ये, हाँ ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना। भाई लियो टॉल्स्टॉय कौन है, और बाकी हम तुर्क में हैं भाई यहाँ पे जैसे विचारक जो है इस नए विचार को बढ़ावा दे रहे थे। रूस के औद्योगिक श्रमिकों जो है कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारकों से पूरी तरह प्रभावित थे। अब हम देख रहे हैं कि लोग जो है पूरी तरह से इन महान विचारकों के प्रभाव में हैं। उन्हें बहुत ज्यादा जागरूक वो हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, वो जागरूक हो चुके हैं। अब क्या है कि रूस का पहला कम्युनिस्ट, ठीक है, प्लेखनोव था। ठीक है, प्लेखनेव था। ठीक है, पहला कम्युनिस्ट का नाम याद रखना कि क्या नाम है उसका। ठीक है, प्लेखनेव उसका नाम है, राइट। ठीक है, जो रूस में जारिस्ट प्रणाली की निरंकुशता को समाप्त करना चाहता था। इनके ये क्या थे, ये खिलाफ थे। किसके, ये किसके खिलाफ थे, जो जारिस्ट व्यवस्था है रूस की, ठीक है, जो राजशाही व्यवस्था है रूस की, वो उसके खिलाफ थे। ठीक है, क्लियर है। मैं तुम लोग पानी वानी पीते रहो। ठीक है, एनर्जी का लेवल कम नहीं होने देना, बाकायदा तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। जब पढ़ रहा है प्लीज उसको अच्छे से पढ़ता रहे और सेशन को शेयर करते रहो। ठीक है, क्योंकि भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए, उनको तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, तथा कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना जो वो करना चाहता था। अच्छा, 1898 में क्या हुआ, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई है। पार्टी का नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्टी का नाम याद रखना रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। ठीक है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्ववर्ती था। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से पहले ये बनाई गई थी, इसी के बाद ये आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। ठीक है, और जल्द ही 1903 में जो है संसाधनों और अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में विभाजन हो गया था। इस पार्टी में विभाजन होता है तो एक पार्टी बनती है कौन सी, मेंशविक की। एक बनती है मेंशविक की और दूसरी बनती है बोल्शेविक की। ठीक है, मेंशविक और बोल्शेविक, और इन्हीं का रेवोल्यूशन होता है कब, 1917 में। इन्हीं का रेवोल्यूशन कब होता है, 1917 में होता है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अलीराज मलिक, तबीयत नहीं ठीक नहीं, क्या हुआ बच्चा, तबीयत का नहीं ठीक है, क्या हो गया। हाँ, फिर क्या है, परिणाम स्वरूप बहुमत पार्टी को बोल्शेविक कहा गया, जैसे मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, और अल्पसंख्यक पार्टी को मेंशविक कहा जाता है। ठीक है, मेंशविक पार्टी जो है वो मध्य वर्गीय क्रांति के पक्ष में, बोले तो मिडिल क्लास के पक्ष में है, लेकिन बोल्शेविक वाले जो है वो वर्किंग क्लास के पक्ष में है, वो सर्वहारा क्रांति की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1901 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जिसके किसानों की मांगों को उठाया, और इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर और किसान संगठन रूसी क्रांति का एक बड़ा जो है कारण वो साबित हुआ कि भाई लोग इतने ज्यादा जागरूक हो चुके हैं कि बिना क्रांति किए अब वो मानने वाले नहीं है। ठीक है, बिना क्रांति किए अब वो मानने वाले नहीं है। तो अब देख रहे हैं भाई तत्कालिक कारण यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध 1904 से 1918 तक चला, और यहाँ पर भी हमें रूस की हार देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हमें क्या मिल रही है, रसिया की हार मिल रही है। तो भाई मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में रूस भी शामिल हुआ था, और इस युद्ध में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य क्या था, रूसी लोगों को अपने आंतरिक असंतोष को भूलना और बाहरी मामलों में उलझना था। लेकिन इस मुद्दे में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि प्रथम विश्व युद्ध में भी क्या हो रहा था, रूसी क्रांति की, यहाँ जो रूसी जो सेना है उसकी हमें क्या है, हार देखने को मिल रही थी। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं, डन बताओ, एक बार इसे क्लियर करो कि हम देखना कि जो रूसी सेना है उसकी तुम्हें हार देखने को
मिल रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, जार निकोलस द्वितीय ने सेना की कमान अपने हाथों में ले ली थी। और जब भाई अच्छा ये चीज है कि जब हम देख रहे हैं कि जो जार निकोलस सेकंड है वो सीधा लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है तो उसकी राजगद्दी खाली हो जाती है, उसकी राजगद्दी खाली हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, उनके जो यहाँ पर है जरीना, उनकी वाइफ, ठीक है। और एक देखते हैं जो रासपुतिन, मास्टर रासपुतिन जो है वो जो है इस गद्दी को कब्जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इस गद्दी को कब्जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनकी राजशाही जो है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है, ठीक है, वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब देख रहे हैं मार्च की क्रांति और निरंकुश राजशाही का अंत कैसे हो रहा है कि 7 मार्च 1917 को, ठीक है। अच्छा पुराने रूसी कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दो कैलेंडर होता है और उसी में हमने देखा है अलग अलग डेट मिलती है। एक हमारा जूलियन कैलेंडर है, दूसरा क्या आता है ग्रेगोरियन। जूलियन जो है पहले चलता था रसिया में, ग्रेगोरियन जो है पूरी दुनिया में चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है पूरी दुनिया में चलता है, ये याद रखना, ठीक है। कैलेंडर याद रखना बेटा, दोनों कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डेट देखने को मिलेगी। तो 1917 7 मार्च को देख रहे हैं कि भाई सड़कों पर किसानों और मजदूरों ने क्या निकाला, जुलूस, और उनका क्या है, रोटी दो के उन्होंने नारे लगाए। और 8 मार्च को क्या होता है कि भाई जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं वो सड़क पर उतर जाती हैं, जो महिलाएं हैं वो सड़क पर उतर जाती हैं। और इसीलिए आपको पता होगा कि 1975 के बाद से क्या होता है, 8 मार्च को क्या मनाया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल, ठीक है, महिला दिवस, ठीक है। क्या मतलब मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। याद है दो तुम्हें यहाँ पर डेट देखने को मिली, एक 1 मार्च मजदूर दिवस, दूसरा 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। दो चीज यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रही, राइट, दो चीज यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रही। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो सड़क पर उतर आई थी, ठीक है, वो सड़क पर उतर आई थी। तो तुम्हें ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, ये चीज तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रही। डन हो गया, दोनों यहाँ पर डेट डन हुई। चलो फिर क्या हुआ, जुलूस लाल झंडों से भरा हुआ था। जब सेना की एक टुकड़ी को भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। और जार की सबसे जो भरोसेमंद टुकड़ी प्रियोब्रांस्की, भाई ये क्या है, बहुत मोस्ट ट्रस्टेड क्या है, रेजिमेंट हुआ करता था, किसका, जार का मोस्ट ट्रस्टेड रेजिमेंट हुआ करता था। कौन सा, प्रियोब्रांस्की, ठीक है। और उन्होंने भी जो है जार के खिलाफ विद्रोह कर दिया क्योंकि उन्हें निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या किया गया था, निहत्थे लोगों के पर गोली चलाने के लिए बोल दिया। बड़ा बड़ा सर्वहारा वर्ग होता है वर्किंग क्लास वाले लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ठीक है। अब क्या है भाई, सैनिकों का विद्रोह जो है बढ़ता चला गया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 12 मार्च 1917 को जार ने राजगद्दी त्याग दी, ठीक है। जार ने क्या कर दिया भाई, राजगद्दी त्याग दी। और फरवरी रूसी क्रांति जो थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार जो है ये घटना 27 फरवरी 1917 को हुई थी। ये हमने कैलेंडर के अकॉर्डिंग बता दिया भाई, दो अलग अलग कैलेंडर थे तो इसलिए दो अलग अलग डेट हैं, ठीक है। इसलिए दो अलग अलग तुम्हें डेट देखने को मिल रही है क्योंकि दो अलग अलग तुम्हें यहाँ पर कैलेंडर देखने को मिल रहे हैं। डन है भाई, चलो। इस प्रकार रूस में रोमनो राजवंश की निरंकुश, भाई जो जारिज्म वाला चल रहा था, जो रोमनो डायनेस्टी चल रही थी, जो रोमनो वंश चल रहा था वो खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लोबाव के नेतृत्व में जो है एक बुर्जुआ सरकार का गठन किया जाता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। रोमनो साम्राज्य अब खत्म हो चुका है रशिया में, अब आ चुका है बुर्जुआ सरकार, तो किसके लीडरशिप में है, लोमाओ के लीडरशिप में, ठीक है, वो लोमाओ के लीडरशिप में देखने को यहाँ पे मिल रही है। डन, क्या है भाई, लोमाओ की लीडरशिप में है वो, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ो। फिर क्या है कि भाई लेकिन रूसी लोगों की आकांक्षा जिस स्वतंत्रता की थी वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। अच्छा देखो, रशियन जो लोग हैं उनके दिमाग में ये आ रहा है कि भैया हमें केवल और केवल जो है स्वतंत्रता नहीं चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि बस हमको वोट देने का अधिकार दे दो तो हम खुश हैं इसमें से, ना, हमें सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए, हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए। तो ये वो डिमांड कर रहे थे, राइट, ये वो डिमांड कर रहे थे। इस प्रकार ये बुर्जुआ सरकार भी जो है ना वो जो है चल नहीं पाई, वो टिक नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि वहां का अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा। भाई क्रांति के बाद जाहिर सी बात है उस देश में क्या सिचुएशन अभी ठीक नहीं चलेगी और उस सिचुएशन को बुर्जुआ सरकार हैंडल नहीं कर पाई। अब जब नहीं कर पाई तो वो भी नहीं टिक पाई, ठीक है, बुर्जुआ सरकार भी अब नहीं टिक पाई। तो क्या होता है कि वो सरकार गिर गई और केरेंस्की के नेतृत्व में क्या हुआ, एक समाजवादी सरकार का जो है गठन हुआ। बोले तो एक उदारवादी जो है, एक उदार समाजवादी सरकार का यहाँ पर गठन हुआ। देखो रोमन डायनेस्टी खत्म हुई, लोमाओ के लीडरशिप में कौन आई, बुर्जुआ सरकार, फिर बुर्जुआ सरकार गिर गई, फिर केरेंस्की के लीडरशिप में कौन आ रहा है, उदार समाजवादी सरकार। लिबरल
सोशलिस्ट गवर्नमेंट, याद रखना इस बात को, ठीक है। याद रखना पूरा का पूरा सिनेरियो याद रखना, पहले कौन था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ठीक है, फिर कौन आया, इस बात को याद रखना, ठीक है। एक लोकतांत्रिक और कानूनी सरकार की स्थापना, मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध करना, निजी संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि समस्या का निपटारा करना और कानूनी तरीकों से रूस के सभी संस्थानों में बदलाव लाना, ये सारा काम कर रहा है तो कौन, उदार समाजवादी सरकार। वो थोड़ा सा अच्छा काम करने में लगी हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा क्या है, ओपन माइंडेड वाली सरकार थी, अच्छा जो है लोगों के बारे में सोच रही थी, ठीक है, रशिया के बारे में सोच रही थी, तो वैसा उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। लेकिन बोल्शेविक ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। भाई बोल्शेविक पार्टी को ये बात अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो किसका समर्थन कर रही है, वर्किंग क्लास का, ठीक है, वो किसकी बात कर रही है, वर्किंग क्लास का। अब भाई जब इनको अच्छा नहीं लग रहा तो जब आते हैं लेनिन, कौन आते हैं, अब आएंगे जब लेनिन, तो लेनिन के लीडरशिप में जो है बोल्शेविक क्रांति देखने को मिलेगी, लेनिन के लीडरशिप में बोल्शेविक क्रांति देखने को मिलेगी, ठीक है। 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का पालन जो है वो किया जाता था। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर आ जाता है। देखो दोनों कैलेंडर का याद रखना कि भाई कब तक, 1918 तक जो है जूलियन कैलेंडर चलता था, उसके बाद अब ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, दोनों याद रखना बस केवल, राइट। तो मैम गूगल, अच्छा मैम गूगल है, वाह भाई क्या बात है। इस प्रकार फरवरी जो क्रांति हमारी 12 मार्च को खत्म हुई थी और अक्टूबर क्रांति जो है 7 नवंबर को पूरी हुई थी। दोनों डेट अलग अलग है, याद रखना बस केवल डेट याद रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना। देखो दो अलग अलग कैलेंडर देख लो, दो अलग अलग कैलेंडर देख लो, एक यहाँ पर क्या है जूलियन कैलेंडर दिख रहा है, दूसरा क्या है यहाँ पर तुम्हारा ग्रेगोरियन कैलेंडर दिख रहा है। कैलेंडर दिख रहा है तुम्हें, पानी पी लो एक बार। भाई एनर्जी तुम लोग अपने में लेकर आओ, मेरे में देख रहे हो कितना मैं चिल्ला रही हूँ, एकदम गला बैठा जा रहा है। पूरा का पूरा चैप्टर हमें कवर करना एक बारी में, ठीक है, चलो। दो कैलेंडर देख रहे हैं यहाँ पे, दो कैलेंडर दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, दो कैलेंडर दिखाई दे रहा है ना। चलो आगे बढ़ो। अब क्या है, मार्च 1917 में क्या हुआ, जब क्रांति हुई तो वह जर्मनी की मदद से रूस सीखा। अच्छा रूस का पूर्ण परिचय अब आ चुके हैं कौन, अब आ चुके हैं लेनिन साहब। भाई इनको देख लो, इनकी शक्ल याद कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये जो है अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए इनको याद रखना। कौन है हमारे, लेनिन साहब हैं, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने बोल्शेविक दल के कार्यक्रम को स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखो लेनिन के 3 नारे याद रखना, लेनिन के 3 नारे तुम सिर्फ याद रखना, कौन सा, जमीन, शांति और रोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जमीन, शांति और रोटी। और इन्होंने बल का उपयोग करके जो है केरेंस्की की सरकार को उलटने का फैसला किया। अब देखो केरेंस्की की जो सरकार चल रही है, उदार समाजवादी सरकार, उसको कौन हटवा देता है भाई, लेनिन, ठीक है। कौन जो है हटवा दे रहा है अब, लेनिन, ठीक है। ये सारी चीजें देख लो। देखो बोल्शेविक ने क्या किया, पेट्रोग्राड में जो है रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन की अदालतों और अन्य सरकारी भवनों पर जो है नियंत्रण कर लिया, ठीक है। अब केरेंस्की को क्या है, अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है। अब केरेंस्की को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि अब कौन आ चुके हैं, अब आ चुके हैं हमारे लेनिन, ठीक है। अब कौन आ चुके हैं भाई, अब आ चुके हैं लेनिन। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो भाई लेनिन ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन की, ब्रेस्ट लिटोव्स्क, ठीक है। ब्रेस्ट लिटोव्स्क जो है एक नाम की इन्होंने संधि किसके साथ की है, जर्मनी के साथ की है, ठीक है। इन्होंने बाहर बाहर का काम कर लिया, इन्होंने क्या किया, बाहर बाहर का काम जो इन्होंने कर लिया है। और इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूमि जो है अपनी खोनी पड़ी। अब ऐसी इनकी संधि हो चुकी है जर्मनी के साथ कि इन्होंने अपनी 1/4 जो जमीन है वो जर्मनी के हवाले कर दी, ठीक है, वो जर्मनी के हवाले कर दी, ठीक है। लेकिन जो है लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आ गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रशिया इतनी टाइम से झेले जा रहा था, लेनिन क्या करते हैं, रशिया को बाहर ला देते हैं कि भाई ऐसा है, बाहर की चीजें बाहर छोड़ो, हम पहले अपना जो इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, हमारे देश के अंदर जो चीजें चल रही हैं, पहले हमको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, पहले हमें उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है, पहले हमें उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, इन्होंने क्या किया, एक चेका नाम का जो है इन्होंने जो है पुलिस का, एक तरीके से पुलिस का हम बात कर रहे हैं, पुलिस संगठन इन्होंने बनाया चेका नाम का, जो अचानक जाते हैं, छापा मारते हैं, जो काम गलत कर रहा है उसको पकड़ के लेकर सीधा जेल के अंदर, खत्म काम। ये चीज यहाँ पर अब होने लगा है, ठीक है। किसके अंडरशिप में, किसके अंडर में हो रहा है, लेनिन के अंडर में हो रहा है। तो लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति की जो स्थापना की है और एक नया संविधान जो है दुनिया को दिया है। लेनिन क्या कर रहे हैं, एक नया संविधान लेकर आए हैं 1918 में, ठीक है, जिसमें जो है समाजवादी शासन व्यवस्था की बात की गई है। और यहीं से हम देखते हैं क्या बन रहा है, यूएसएसआर बन रहा है, ठीक है। यहीं से क्या बन रहा है, रशिया से क्या बन रहा है, यूएसएसआर बन रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये यूएसएसआर
का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आता है? तो लेनिन ने बनाया है ये, ठीक है, ये लेनिन ने बनाया है बच्चा, याद रखना इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं। लेकिन क्या हुआ कि शिक्षा से चर्च का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया कि भाई जो चर्च का कंट्रोल था एजुकेशन पर, ठीक है, जो चर्च का कंट्रोल था एजुकेशन पर वो लेनिन ने खत्म कर दिया, ठीक है। बहुत चीजों का क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया, सब कुछ क्या है स्टेट के कंट्रोल में जो है वो दे दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, ये नाम याद रखना, ठीक है। फिर क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया, बड़े बड़े जमींदारों को भूमि को जहां पर क्या कर दिया गया? पुराने दोबारा से क्या कर दिया गया? किसानों के हिस्से में दे दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया गया भाई? किसानों को दे दिया गया। फिर मजदूरों की हड़ताल पर भी क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई कि भाई अब मजदूर जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन अब धीरे धीरे देखो, लेनिन स्टार्टिंग में लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्या है समाजवादी व्यवस्था को बहुत कड़े तरीके से उन्होंने लगा दिया था कि नहीं भैया पालन करना है तो करना है। अब एकदम अचानक से थोप दिया था कि भाई समाजवादी व्यवस्था तुम्हें माननी पड़ेगी। अब ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो भाई इतना ना कर पाएंगे, लोग कह रहे थे कि भैया ये ना हो पाएगा हमसे। तब जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, किसका? लेनिन का, ठीक है। तो अब क्या है, साम्यवाद के खिलाफ जो है रूस में भयानक जो है प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो 1920-21 में क्या हो रहा है? उत्पादन के परिणाम स्वरूप स्तर जो है उसको काफी ज्यादा गिर गया है। अब जो भाई लोग जो है यहाँ पर लोगों के जीने मरने का सवाल उठने लगा है, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर जो है भयावह स्थिति तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है भाई? भुखमरी की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है तुम्हें, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं लोग, जो है अपना अनाज जला दे रहे थे, ठीक है, ताकि इसलिए जला दे रहे थे क्योंकि शायद उनसे वसूली ना कर ली जाए। इतना ज्यादा डर हो गया था कि भाई कहीं किसानों से वसूली ना कर ली जाए, इसीलिए वो अपना जो है सारा सारा अनाज जला दे रहे थे, जिसकी वजह से हमें भुखमरी वाली स्थिति देखने को मिल रही है। सरकारी और विदेशी मदद के बावजूद जो है कई लोग जो है भूख प्यास से मरने लगे और आग विरोधी नारे भी लगने लगे। तो अब जो है यहाँ पर लेनिन जो है अपनी नीतियों में क्या कर रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं, जिससे आती है हमारी कौन सी? नई आर्थिक नीति। अब क्या आ रही है? अब आ रही है लेनिन की नई आर्थिक नीति आ रही है। अरे प्रवीण भैया करना पड़ेगा, टाइम देखो, टाइम देख रहे हो, टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है हमारे पास, अब पूरा चैप्टर हमें कवर करना है। तो भाई सिंपल सा ये तुम्हारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, बस उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट तुम देख लो तुम्हारी नई आर्थिक नीति में क्या क्या चीजें आ रही, बस इतना देख लो बस केवल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि समाजवादी व्यवस्था को हम तुरंत लागू नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1921 में एक नई जो है नीति को लेकर आया है इन्होंने। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया? डिस्काउंट दे दिया लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया गया? इन्होंने डिस्काउंट दे दिया लोगों को। चलो कोई बात नहीं, इस नीति का लक्ष्य जो है पिछले अनुभवों से सीखकर जो है व्यवहारिक कदम एक तरीके से था उनका कि भाई किसानों से अनाज लेने के बजाय क्या कर दिया गया? एक निश्चित कर लगा दिया गया कि ऐसा है तुमसे हम अनाज नहीं लेंगे, बट एक फिक्स्ड जो है कर लगा देंगे, बस उतना तुम्हें देना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इस चीज से भी किसान जो है खुश हो गए थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या है? भूमि जो है वो राज्य के कंट्रोल की कर दी गई थी यहाँ पर। फिर क्या है? 20 से कम कर्मचारी अगर कोई उद्योग जो है स्टैब्लिश किया है उन्होंने अगर किसी उद्योग में 20 से कम कर्मचारी हैं तो वो पब्लिक ओनरशिप में रह सकता है, ऐसा उन्होंने बोल दिया था, ठीक है, कि भाई उसको जो है व्यक्तिगत रूप से चलाया जा सकता है। बोले तो क्या सीधे तौर पर डिस्काउंट दे रहे हैं लेनिन कि चलो ठीक है भैया, अगर तुम लोग इतने में खुश हो ना तो ठीक है यही करो, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात से। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर 20 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं तो व्यक्तिगत जो है वहां पर स्वामित्व हो सकता है, ठीक है। उद्योगों को क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है, और विभिन्न इकाइयों के निर्णय और कार्यान्वयन के बारे में जो है काफी छूट दे दी गई कि भाई अगर आपका कोई अपना जो है उनकी क्या है, अगर अपनी कोई जो है पूरा कार्यवार चल रहा है तो आप अपने से अपना फैसला ले सकते हो, इतनी छूट दे दी गई थी, राइट, इतनी छूट क्या है वो दे दी गई थी। अच्छा, विदेशी पूंजी भी सीमित कर दी गई थी, ठीक है। फिर क्या कर दिया गया था भाई? व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। फिर क्या है? अलग अलग स्तरों पर बैंक खोल दिए गए थे। देखो मेन पॉइंट याद रखो बस केवल, ठीक है। ट्रेड यूनियन जो है वो भी यहाँ पर कर दी गई थी कि भाई जो अगर कंपलसरी जो सदस्यता होती थी पहले के टाइम पे कि भाई ट्रेड यूनियन में रहना ही पड़ेगा, उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया था, ठीक है, उस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया गया। फिर इस नई आर्थिक नीति के माध्यम से लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया था, ठीक है। वैसे इसके लिए जो इनकी बहुत सारी जो है आलोचना हुई थी, बट क्या है इन्होंने ये कहा था कि भाई एक कदम अगर हम पीछे हटते हैं तभी भी हम 2 कदम आगे। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हम 3 कदम हमने आगे बढ़ा और अगर हम 1 कदम पीछे हट गए, इसका मतलब कि हम अभी भी 2 कदम आगे हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? लेनिन का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो लेनिन का है, ठीक है। आई होप भाई हम
भाई एकदम बढ़िया। लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, बस और कुछ नहीं है भाई। 1924 में क्या हो रहा है, जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा जो है लड़ाई झगड़ा हमें देखने को मिला कि अब लेनिन की जगह कौन लेगा, कि अब लेनिन की जगह कौन लेगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन आ रहा है। 1929 में आ रहे हैं कौन, ट्रॉट्स्की आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भैया, ट्रॉट्स्की। भाई उनको जो है निर्वासित कर दिया गया था। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि लगभग जो है सभी नेता क्या है अब समाप्त हो चुके हैं। कि भाई जिन नेताओं के साथ जो है क्रांति का टाइम देखा गया था, कि क्रांति के टाइम पे जो नेता थे वो अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। वो सारे नेता जो है या तो मर गए हैं या मार दिए गए हैं, अब वो बचे नहीं है। ठीक है, अब वो बचे नहीं है। तो पार्टी के अंदर भी बहुत सारा क्या है, मतभेद जो है वो शुरू हो चुका है कि अब रशिया की सत्ता कौन संभालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आते हैं, स्टालिन आते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। और 1953 में वो अपनी मृत्यु तक एक तानाशाही थे। बोले तो जब लेनिन के बाद कौन आ रहा है, स्टालिन आ रहे हैं। लेनिन के बाद कौन आ रहा है भैया, स्टालिन आ रहे हैं। और स्टालिन कौन है भाई, एक डिक्टेटर है। ठीक है, एक कौन है वो, डिक्टेटर है। अपने मन मर्जी से, अपने मन माने तरीके से वो रूल करने वाले हैं। ठीक है, वह इन घटनाओं ने सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और यह मार्क्सवाद और क्रांति के मानवतावादी आदर्शों के विपरीत उभरा। ठीक है, सिंपल सा इस चीज का समझो कि भाई कितना भी बड़ा वो बहुत बड़े क्या है, वो डिक्टेटर टाइप से, कि भाई अपने मन माने तरीके से, अपने मन मर्जी तरीके से स्टालिन क्या करते थे, रूल करते थे। ठीक है, शासन करते थे। ठीक है, लेकिन क्या है कि इन्हीं की अध्यक्षता की हम जब बात करते हैं ना, कि इन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ भाई, रूस को दुनिया के नक्शे पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर जो है उभारा गया। अगर हम बात करें कि रूस जो है दुनिया के नक्शे पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर कब उभरा, तो स्टालिन के टाइम पर उभरा। ठीक है, कब आया वो, स्टालिन के टाइम पर आया। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के परिणाम स्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति जो है वो बहुत आगे गई। भाई रूस जो है औद्योगिक उन्नति में बहुत आगे चला, कब, स्टालिन के टाइम पर। ठीक है, स्टालिन के टाइम पर। कृषि का आधुनिकीकरण बोले तो मॉडर्नाइजेशन कब हुआ, स्टालिन के टाइम पर हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले ही रूस एक महान शक्ति जो है वो बन चुका था। भाई रूजवेल्ट और चर्चिल, जो कि भाई चर्चिल की बात कर रहे हैं, विंस्टन चर्चिल की, अमेरिका का प्रेसिडेंट। अमेरिका उस वक्त बहुत बड़ा सुपर पावर था। अमेरिका उस वक्त बहुत बड़ा सुपर पावर था। भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ अगर स्टालिन का बोले तो रशिया के जो यहाँ पर मेन हेड है, जो रशिया के यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं स्टालिन, उनका उठना बैठना अगर शुरू हो चुका है तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका के साथ साथ रशिया की भी एक पावर जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है। रशिया भी एक पावरफुल नेशन जो है वो बन चुका है और रशिया जो है दुनिया की महान शक्ति बन गया और वहां के कामकाजी लोगों ने क्रांति की स्थायी जड़ें बना ली। समझ में आ गया कि अगर रशिया की हम बात करें तो वह पावरफुल नेशन बनकर कब उभरा, तो स्टालिन के टाइम पे आया। ठीक है, कब आया, स्टालिन के टाइम पर आया। बस केवल इतना समझ लो, बस केवल। अब एक बारी से बताओ भाई आज का चैप्टर 1 शॉट में कैसा लगा। भाई आज का जो हमारा सेशन था वो कैसा लगा तुम लोगों को। एक बारी से बेहतरीन तरीके से मुस्कुरा दिया जाए कि एकदम मजा आ गई कि भाई मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई। एक बारी से भाई बच्चे अगर मुस्कुरा दे तो मुझे समझ में आ जाएगा। एक बारी से अगर बच्चे मुस्कुरा देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई मैम की मेहनत जो है वो सफल हो चुकी है। मैम इतनी देर से जो चिल्ला रही हैं, ठीक है, वो गला वाला जो होगा वो हम बाद में देखेंगे ही। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से बता दो एक बारी से कि भाई बहुत मजा आ गया, मैम एकदम बढ़िया तरीके से सारा कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो चुका है। जल्दी बताओ बेटा, हाँ जल्दी एक बारी से मुस्कुरा दो बेटा, बस एक बारी से दिल खोल कर मुस्कुरा दो तो भाई मुझे एकदम अंदर से तसल्ली मिल जाए कि बच्चे एकदम खुश हैं। भाई वैष्णवी मैम से एकदम सारे एसएसटी का कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से खल्लास करना है, एकदम क्लियर करके रखना है। ठीक है भाई, एसएसटी कहीं से दूर से भाग कर भी जानी नहीं चाहिए, वो एकदम दिमाग में यही रहनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बढ़िया नंबर लाते रहो। थैंक यू सो मच।